पाकिस्तानी आमों का सही मानों में कारोबार सिर्फ बड़े पैमाने पर जमीनी या बहरी नकलो हमल से ही मुमकिन है। हम बराह रास्त बुनियादी तौर पर नीले केकड़े ले जा रहे हैं। हर परवाज में बुनियादी तौर पर 5 से 10 टन कराची की समुद्री गिजा का हिस्सा होता है। नेचर के साथ हमने लड़ना नहीं है। We don't need to fight with the nature. We have to work with the nature. This is the Chinese policy. डेटा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसानों को पैदावार बढ़ाने में मदद फराहम कर सकती है और पानी, खाद और अद्वियात का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी काश्तकारों को अखराजात कम करने में मदद दे सकता है। हमारी बगैर ड्राइवर डिलीवरी देने वाली गाड़ी, लिहाजा अगर कभी सिग्नल खराब भी हो तो हमारी गाड़ी मामूल के मुताबिक चल सकती है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पैक चाइना एक्सप्रेस में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर माजिद खान जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेजिंग में जियोफिजिक्स के टीचर हैं, और डॉक्टर राजा मोहम्मद अफलाल जो कि छिंगहुआ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट में पोस्ट डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले पैक चाइना ट्रेड। आमतौर पर समंदरी नकलो हमल इस्तेमाल होती है। बैरून मुल्क से फल हवाई रास्ते से चीन लाए जाते हैं। जनूबी एशिया से भी फल हवाई रास्ते से लाने की जरूरत है। बसूरत दीगर फल ताज़ा नहीं रहेंगे। समंदरी रास्ते या जमीनी रास्ते से? ऐसा लगता है कि हवाई नकलो हमल ज्यादा मौजू है। मयार को यकीनी बनाने के तरीके और जराए मौजूद हैं। मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से फल शिपिंग के दौरान 20 से ज्यादा दिन तक खराब नहीं होगा। अगर मुझे मालूम हो जाए कि 20 दिन गुजर चुके हैं तो मैं नहीं खरीदूंगा। 3 से 5 दिन इंतजार ठीक है। मौसमी फल जल्द खराब होता है। मैं 20 दिन इंतजार नहीं कर सकता। अगर चीन पहुंच गया है तो फौरी तरसील होनी चाहिए। आम थोड़ा सा कच्चा होने पर उतारा गया था और 20 दिन बाद चीन पहुंचने पर ये पक गया था। पाकिस्तान ने इस साल कामयाबी के साथ आम की बरामद का हदफ हासिल कर लिया है, जिसमें मजमूई तौर पर 1,25,000 टन आम बरामद हुआ है, जो 80,000 टन के मुतवक्का हदफ से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने के इक्तिसादी और तिजारती दफ्तर की पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर के आखिर तक मजीद 25,000 टन आम बरामद करने की तवक्को है। मशरिक़े वुस्ता के लिए समंदरी रास्ते से तरसील बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 4 या 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगता है, लिहाजा इन्हें कोल्ड कंटेनर की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन चीन के लिए कराची से शंघाई या तियानजिन तक की तेज रफ्तार शिपिंग में तकरीबन 15 से 19 दिन लगते हैं। अगर आम समुद्री रास्ते से लाए जाते हैं तो चीन पहुंचने के बाद उनका मयार और फरोख्त काफी मुतासिर होगी। हम सार्फिन को नकलो हमल के इंतहाई मुअस्सर बालागत मरबूत हल फराहम करते हैं। अब चीन और पाकिस्तान के दरमियान 2 हवाई रास्ते हैं। हर हफ्ता बिलतरतीब खुनमिंग से कराची और लाहौर के लिए 3 परवाजें हैं। हवाई रास्ते से हम सिर्फ 1.5 टन ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन जब समुद्री रास्ते से जाते हैं तो आपको 15 या 20 टन दरकार होते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब तक हम जमीनी और समुद्री नकलो हमल का कोई बेहतर जरिया तलाश नहीं करते हैं तब तक हम चीन में इसको तिजारती बुनियादों पर करने में कामयाब होंगे। अगरचे वबा के बाद पाकिस्तानी आम की पहली खेप हवाई जहाज के जरिए कामयाबी के साथ चीन के खुनमिंग शहर पहुंची। अदनान का ख्याल है कि चीन में पाकिस्तानी आमों का सही मानों में कारोबार सिर्फ बड़े पैमाने पर जमीनी या बहरी नकलो हमल से ही मुमकिन है। पाकिस्तान के पास आम के लिए प्री कूलिंग का सामान नहीं है, लिहाजा इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ताजिर जमीनी रास्ते से आम की नकलो हमल की हिम्मत नहीं करते। अगर एक दिन पाकिस्तान में कोल्ड चेन खुल जाए तो आम की शेल्फ लाइफ को 7 दिन से बढ़ाकर 20 दिन या 35 दिन तक भी ले जाया जा सकता है, और तब पाकिस्तानी आम जमीनी या समुद्री रास्ते से चीन में दाखिल हो सकेगा। चीन में खपत की मजबूत ताकत है और हर प्रोडक्ट पाकिस्तान की कौमी मईशत को आगे बढ़ा सकती है। चीन में 1 या 2 थोक बुनियादों पर फल बेचने वाले तमाम बरामद शुदा पाकिस्तानी आम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
कराची से चीन बरामद होने वाली समुद्री ग़िज़ा का एक हिस्सा मुंजमद मछली है और दूसरा हिस्सा नीला केकड़ा है। मुंजमद मछली बुनियादी तौर पर समुद्री रास्ते से ले जाई जाती है। इस वक्त हम बराह रास्त बुनियादी तौर पर नीले केकड़े ले जा रहे हैं। हर परवाज में बुनियादी तौर पर 5 से 10 टन कराची की समुद्री ग़िज़ा का हिस्सा होता है, कभी कभी तो 20 टन भी होता है। शंघाई चीन का वो अहम शहर है जहां पाकिस्तान का नीला केकड़ा फरोख्त होता है। पाकिस्तान कोल्ड चेन के मयार और टेक्नोलॉजी के एतबार से इब्तदाई मरहले में है। इस साल मई से हम सूबे सिंकियांग के शहर काशगर में कोल्ड चेन की मयारी तामीर में तेजी लाए हैं। पहला मकसद काशगर में 50 लाख मकामी आबादी के इस्तेमाल को फरोग देना और मकामी खपत के मयार को बेहतर बनाना है। दूसरा मकसद काशगर के मगरिब में कुंजराब पास पर मबनी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर को फरोग देना है। मुस्तकबिल में चीन पाकिस्तान रेलवे के इफ्तिताह के बाद हम गवादर पोर्ट में मयारी कोल्ड चेन की सनत को आगे लाने के लिए पुरुम्मीद हैं, जिससे चीन को गवादर पोर्ट से बराह रास्त आने वाली मयारी और आला क्वालिटी की मसनूआत मुहैया होंगी। अंडर सीपैक के तहत पेशावर और कराची के माबैन एक तेज ट्रेन का अमल उन तमाम अजला का अहाता करेगा जहां लॉजिस्टिक्स का मसला है। तवक्को की जा रही है कि 2023 तक ये ट्रेन ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त अगर आप लाहौर से कराची जाते हैं तो सड़क के जरिए आपको 24 घंटे लगेंगे, लेकिन इस ट्रैक के जरिए सफर का दौरानिया कम होकर 7 घंटे रह जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में नॉर्मली हमारे पास जो शिपिंग का मेथड है बाय सी जो है वो एक लार्ज पैमाने के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर हमारे लिए फिजिबल पड़ता है। अगर हम उसको बाय एयर भेजें तो हमारे लिए वो फिजिबल नहीं रहेगा, चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन $16 बिलियन की जो है वो ट्रेड चल रही है, जो वॉल्यूम है इनका, इसमें 97% जो है वो समंदरी जरिए से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और 2% जो है वो बाय एयर और 1% जो है वो तकरीबन बाय रोड हो रहा है। अगर सी पैक बनता है तो इससे जो है ये हमारे लिए बाय रोड यानी ज़मीनी रास्ता जो है वो ज़्यादा कामयाब होगा और एक तो टाइम कम लगेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अब हम देखते हैं पाक चाइना रिस्पॉन्स। हर साल बारिश के मौसम में तेज बारिश वादी सिंध के लिए खतरा बन जाती है, खासकर जब पाकिस्तान के शुमाल और जनूब से गुजरती है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद देहात और शहर की गलियां सैलाब की जद में हैं और इस मौसम गर्मा बाद जनूबी चीन में मुतअद्दिद मकामात पर शदीद सैलाब आया है। कुछ दरियाओं में इंतहाई तारीखी सैलाब भी देखा गया है। बारिश की पट्टी शुमाल तक वसी हो सकती है और शुमाली चीन के दरियाओं में सैलाब आ सकते हैं। वजारत आबी वसाइल शुमाली चीन में सैलाबों की रोकथाम के लिए हिदायत जारी करेगी, जैसा कि उसने जनूबी चीन में किया था। चीन सैलाब का मुकाबला करने की तारीख रखता है। चीन के कदीम जमाने में किंग यू का सैलाब का मुकाबला करने का अफसाना मशहूर था। चीन की वसी और अरीज जमीन पर एक तवील तारीख के हामिल पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मुतअद्दिद मंसूबे मौजूद हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ चीन के सैलाब पर काबू पाने के तस्वुरात में भी तब्दीली आ रही है। हालिया बरसों में फ्लड कंट्रोल सिस्टम एक इलाके की बजाय पूरे दरियाई तार तक फैला दिया गया है, जिसमें ऊपरी और निचले हिस्से, बाएं और दाएं किनारे और यक हदफ हल से कसीर हदफ मरबूत इंतजाम तक शामिल हैं। चीन की सैलाब से बचाव की दिफाई सलाहियत में बेहतरी की वजह से इस साल के GDP में सैलाब की वजह से होने वाले बराह रास्त मुआशी नुकसानात के तनासब में नुमायां कमी वाक़ई हुई है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ में चीन के तजुर्बे में बुनियादी तौर पर एक मुकम्मल मॉनिटरिंग, पेशगी वार्निंग और पेशगोई का निज़ाम, पानी भेजने के एक बड़े मंसूबे का निज़ाम, सैलाब कंट्रोल करने के लिए भरपूर हंगामी मंसूबा, हंगामी हालात में पेशा वाराना तकनीकी मदद और तेज हंगामी रद्द अमल का तरीक़ाकार शामिल है। चीन के सूबे फुजियान के पहाड़ बुआई, जहां चाय की पैदावार होती है, जनूबी चीन में सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक है। सैलाब के खात्मे के बाद चाय के बहुत से ताजिर अपनी चाय की फसल से महरूम हो गए हैं।
چائے کے باغات ڈوب گئے اور مزید قابل استعمال نہیں رہے۔ تقریباً 3000 جن یعنی 1500 کلو چائے کو بچا لیا گیا، کیونکہ ہم نے سیلاب آنے سے صرف 20 منٹ پہلے چائے منتقل کی تھی۔ اچھے معیار کی چائے فی چن 3 یا 4000 یوان میں فروخت ہو سکتی ہے۔ اس سال اس کی 17000 چن نئی چائے کی فصل ہوئی، لیکن غیر متوقع طور پر اسے مکمل طور پر نقصان ہوا۔ پہلے کووڈ-19 کی وبا، پھر پیداوار میں کمی اور پھر سیلاب کی وجہ سے چائے کی صنعت اس سال بدحالی کا شکار رہی۔ بھیگی چائے کو صرف ضائع ہی کیا جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے چانگ انگشن کا چائے کا باغ اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے تباہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ چائے کا باغ اور بچائے گئے چائے کے پتے بھی اس کے لیے امید کی کرن ہیں۔ اس سال ہم 3000 جن یعنی 1500 کلو نئی چائے کے ساتھ ساتھ اسٹاک میں موجود پرانی چائے پر بھی انحصار کرتے ہوئے اسے فروخت کریں گے۔ چین میں جنوبی چین اناج پیدا کرنے کا ایک اہم خطہ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے سیلاب کا موسم گرما کی اناج کی فصل پر کچھ اثر پڑا ہے۔ اس سال سیلاب اور فصلوں کی لاجنگ کے باعث پیداوار گزشتہ برس کے مقابلے میں 30% کم ہوئی ہے۔ ہم نے جو انشورنس خریدی اور سازگار قومی پالیسی کی وجہ سے ہمارا نقصان بہت کم ہوگا۔ تباہی کے بعد ہمیں نہ صرف گھروں کی تعمیریں نو کرنی چاہیے بلکہ اعتماد کو بھی بحال کرنا چاہیے۔ کسانوں کا ان کے کھیتوں میں اعتماد بحال کرنے کے لیے حکومت نے اناج کی قیمت خرید میں اضافہ کیا ہے۔ اس سال قیمت خرید میں پچھلے برس کے مقابلے میں 5 یوان کا اضافہ ہوا ہے، تاکہ کاشتکاروں کو جتنا ممکن ہو کم سے کم نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اس وقت متاثرہ علاقوں میں دیر سے چاول جیسی کچھ نقد فصلیں لگائی جا رہی ہیں تاکہ معاشی نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ مختلف امدادی اقدامات اور زرعی تکنیکوں کے ذریعے اس سال کے سیلاب چین میں غذائی تحفظ کو متاثر نہیں کریں گے۔ چین کے سیلاب پر قابو پانے کے تجربے سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، لائک چین نے جو اسپونج سٹیز کا کانسیپٹ دیا کہ جو بارش کا پانی ہے وہ تقریباً 70 to 80% اگر کہیں بارش ہوتی ہے تو سٹیز کے اندر ایبزارب کیا جائے اور اس کو ری یوز کیا جائے۔ تو تقریباً چین کے ایک سٹی کے اندر $119 ملین کا جو بجٹ وہ دیا گیا کہ آپ اس چیز کے اوپر افیکٹو کریں۔ اسی کو ہی آگے لے کے جا رہے ہیں جس میں ہم نیچرل انوائرمنٹ کو ہی ریسٹور کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان ایکسپرٹس کا کہنا ہے، چائنیز ایکسپرٹس کا، کہ نیچر کے ساتھ ہم نے لڑنا نہیں ہے۔ We don't need to fight with the nature. We have to work with the nature. This is the Chinese policy. اور اسی کو لے کے وہ نیچرل جو طریقے ہیں وہی اڈاپٹ کر رہے ہیں چائنا، اور اسی طرح فلڈ پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے اور پا رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں CPEC Pioneer。اسمارٹ باغات میں ہر ایک درخت کی اپنی فائل ہوتی ہے جس پر واضح لکھا ہوتا ہے کہ درخت کس سال لگایا گیا تھا اور کتنا پانی، کھاد اور کیڑے مار دوا استعمال ہوئی۔ مستقبل میں زرعی مصنوعات کے معیار کا پتہ لگانا آسان ہوگا۔ QR کوڈ اب بہت سارے مقامات پر پھلوں پر چھاپے جاتے ہیں، لہٰذا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں اور کس نے تیار کیے۔ چائنا اکنامک ڈیلی اور چائنا اکنامک نیٹ نے حال ہی میں چائنا اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنس کی اسمارٹ ایگریکلچر انوویشن ٹیم کے چیف سائنسدان ووین بن کا انٹرویو کیا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اسمارٹ زراعت زرعی معلومات کا ترقی یافتہ مرحلہ ہے اور مستقبل میں زرعی ترقی کا عام رجحان ہوگا۔ گزشتہ برسوں میں کسان اسمارٹ زراعت کو زیادہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فوائد ظاہر کرنے کے لیے کئی سالوں کے آزمائشی مظاہروں کے بعد کاشتکاروں کی اسمارٹ زراعت کی قبولیت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ ووین بن نے ڈیجیٹل زراعت کے ذریعے کسانوں کو حاصل ہونے والے حقیقی فوائد کے بارے میں 4 اہم نکات کا خلاصہ بیان کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ ڈیٹا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کسانوں کو پیداوار بڑھانے میں مدد فراہم کر سکتی ہے، اور پانی، کھاد اور ادویات کا ضرورت کے مطابق استعمال بھی کاشتکاروں کو اخراجات کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ
स्मार्ट ज़राअत किसानों को मजदूरी की लागत बचाने में मदद फराहम कर सकती है। ज़रूरी पैदावार के पूरे अमल में मजदूरी की लागत बहुत ज्यादा है और देही इलाकों में उम्र रसीदा मजदूर ज्यादा हो रहे हैं। तीसरा ये कि माहौलियात को मौसर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दें, अदाद शुमार के जरिए आबपाशी, छिड़काव और खाद डालने पर दुरुस्त तरीके से काबू पाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि ज़रूरी पैदावार के तरीक़ेकार और तसव्वुरात बदल चुके हैं। ज़रूरी पैदावार तजर्बे की बुनियाद पर हुआ करती थी, लेकिन अब इसका इंतजाम अदाद शुमार के जरिए किया जाता है। मैंने जो केकड़ा खाया है उस पर एक QR कोड दर्ज था, जिसके जरिए अफजाइश से लेकर फरोख्त तक मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ये वबा के दौरान और भी ज्यादा अहम है, लिहाजा आप महफूज तरीके से खा सकते हैं। मुझे टमाटर, बैंगन और मिर्च पसंद हैं। अच्छा होगा अगर मसनूआत की पैकेजिंग भी इंफरादी बनाई जाए। सब्जियों की ब्रांडिंग मुस्तकबिल की आला फरोख्त की हिकमत अमली है। अगर कीमत पर अच्छी तरह से काबू पा लिया गया तो मसनूआत बहुत महंगी नहीं होंगी। मेरे ख्याल में सरमाए और टेक्नोलॉजी की तरक्की से एग्रीकल्चरल ब्रांडिंग को फरोग मिला है। कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से आला मयार की मकामी ज़रूरी मसनूआत भी बरामद की जा सकती हैं। वुविन बिन का मानना है कि स्मार्ट ज़राअत के हकीकी नफाज के लिए कारोबारी इदारों को इसमें शामिल करना जरूरी है। अलीबाबा और टेंसेंट सभी स्मार्ट ज़राअत को फरोग दे रहे हैं। इंटरनेट कंपनियों का फायदा ये है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। इसके अलावा उन्हें मार्केट की तलब और रुझानात पर भी अच्छी गिरफ्त है। स्टार्ट को अपस्ट्रीम प्रोडक्शन को अपनाने या ना अपनाने का फैसला करने दें। हम उनकी जरूरियात के ऐन मुताबिक पैदावार और फरोख्त के माबैन राब्ता कायम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अलीबाबा सब्जियां फरोख्त करना चाहता है तो ये मशरकी चीन के सूबे शैनदुंग में प्रोडक्शन गोदाम तामीर करेगा। जरूरियात और मयार के मुताबिक तैयार करने के बाद ये जल्द ही अलीबाबा की कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में दाखिल होगा और फिर फरोख्त के लिए बराह रास्त उसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में दाखिल होगा। स्मार्ट ज़रूरी टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए वुविन बिन पिछले साल पाकिस्तान भी गए थे। उन्होंने वहाँ जो देखा उसका अहवाल चाइना इकोनॉमिक डेली, चाइना इकोनॉमिक नेट के रिपोर्टर के सामने बयान किया। पाकिस्तानी ज़राअत के हवाले से जानने का ये मेरा पहला मौका है। वो ज़रूरी तरक्की की सतह में हमसे जरा पीछे हैं। अब उन्हें फौरी तौर पर चीनी जदीद ज़रूरी पैदावारी टेक्नोलॉजी सीखने या मुतारिफ कराने की जरूरत है। उनके यहाँ पानी की भी किल्लत है, जैसे मगरबी चीन में बहुत सी जगहों पर है। लिहाजा उन्हें चीन के पानी की बचत करने वाले आबपाशी के मॉडल को भी सीखने की जरूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान के ज्यादातर काश्तकार छोटे किसान हैं। हमारी बहुत सी मकामी टेक्नोलॉजीज और आलात पाकिस्तान में अच्छी तरह से इस्तेमाल की जा सकती हैं। मट्टी में नमी जांचने वाले सेंसर की कीमत सिर्फ चंद 100 युआन है। बहुत सारे सामान में ज्यादा सरमायाकारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नतीजा बहुत अच्छा है। मकामी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हम चीन की आजमूदा टेक्नोलॉजी और आलात को बराह रास्त पाकिस्तान में मुतारिफ करवा सकते हैं। एक और तरीका ये है कि वो हमारे माहिरीन और स्कॉलर्स को वहाँ रहनुमाई के लिए मदऊ करें और मुश्तरका तौर पर ऐसे हल तैयार करें जो उनकी मकामी जरूरियात को पूरा कर सकें। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग, किसानों के लिए हो या स्टॉक होल्डर्स हो, उनके लिए जो डिसीजन मेकिंग में उनके लिए आसानी होगी कि उन्होंने फॉर एग्जांपल आगे जो कितना फसल उन्होंने उगाना है और आगे उन्होंने बेचना किधर है, कितना है, तो ये एक क्वांटिटी जो है वो पहले डिसाइड हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, यानी अनसर्टेनिटी उसमें नहीं रहेगी। दूसरी जो बात है ये है कि वेस्ट को कंट्रोल करने में जो है ये हेल्प करती है ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर है, और प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। यानी जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सेफ यील्ड होगा, वेस्टेजेस की रिडक्शन होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं CPEC में
अगर मशीनें मजदूरी की लागत की जगह ले सकती हैं तो हमें मशीनें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बगैर ड्राइवर एक्सप्रेस डिलीवरी का मार्केट पर कब्जा करने का इम्कान सबसे ज्यादा है। इसे सनती चेन के ऊपरी और निचली सतह के ताउन की जरूरत है। फिलहाल माली और तकनीकी मदद की जरूरत की वजह से ये बड़े शहरों में मुमकिन है और फिर छोटे शहरों में कुछ वक्त लग सकता है। फूड डिलीवरी रोबोट, रिमोट ड्रोन डिलीवरी, इंटेलिजेंट तरतीब वगैरह दस्ती इस्तेदाद की कमी को पूरा करते हैं और एक ही वक्त में महफूज और मौसर अंदाज में डिलीवरी के लिए टेक्नोलॉजी और उसके मुस्तकबिल का एहसास भी शामिल करते हैं। ताहम मसनूई जहानत पर मबनी टर्मिनल्स की किसी भी एप्लीकेशन के आसपास के माहौल के लिए नई ज़रूरियात दरकार होती हैं। लिहाजा अगर हम बड़े पैमाने पर बगैर ड्राइवर डिलीवरी को यकीनी बनाना चाहते हैं तो किस किस्म के हालात दरकार होंगे? हमारी बगैर ड्राइवर डिलीवरी देने वाली गाड़ी खुद एक अलग एजेंट है। दर हकीकत इसमें फैसला साजी और मनसूबा बंदी की सलाहियत है। लिहाजा अगर कभी सिग्नल खराब भी हो तो हमारी गाड़ी मामूल के मुताबिक चल सकती है। मुतालिका सिक्योरिटी कदरे कमजोर हो सकती है। मिसाल के तौर पर इस रोड पर हमारी गाड़ी का सिग्नल बिल्कुल ही नहीं था और फिर गाड़ी में खराबी पैदा हो गई। इस वक्त हमें गाड़ी तलाश करने में दुश्वारी हो सकती है। बैकएंड सिस्टम में इंफॉर्मेशन फीडबैक हासिल करना हमारे लिए परेशानी का बायस हो सकता है। देखने के लिए जाए वकुआ पर लोगों को भेजने के बाद हम सिर्फ कुछ मसाइल की निशानदही कर सकते हैं। लिहाजा बड़े पैमाने पर ऑपरेशन और गाड़ियों की देखभाल के लिए ये एक चैलेंज है। मजीद ये कि अगर पाकिस्तान में बगैर ड्राइवर डिलीवरी का साजो सामान का इस्तेमाल किया जा सकता है तो पाकिस्तान में किन मुश्किलात पर काबू पाने की जरूरत है? हमारे यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की ट्रैफिक लाइट्स हैं। वक्त शुमार करने वाली ट्रैफिक लाइट्स के हवाले से देखा जाए तो ये दरअसल एक मसला है जिस पर हमें काबू पाने की जरूरत है। सड़क पर कुछ गैर मामूली रुकावटें बिल्लियों और कुत्तों के अलावा कुछ गाड़ियों के ड्राइवर और साइकिल सवार भी होते हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। बगैर ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों के नॉर्मल ड्राइविंग ऑपरेशन के लिए इन सब मसलों को हल करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक लाइट्स को बसरी तौर पर देखने के अलावा हम V2X टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बगैर ड्राइवर गाड़ियों को ट्रैफिक लाइट की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करने में मदद के लिए उन्हें बराह रास्त मालूमात भेज सकते हैं। V2X गाड़ियों को बैरूनी दुनिया के साथ राब्ते के काबिल बनाता है। रियल टाइम ट्रैफिक की मालूमात के जरिए बगैर ड्राइवर गाड़ियां खुद बहुत बेहतरीन ड्राइविंग रूट का इंतखाब कर सकती हैं। इस तरह ट्रैफिक की भीड़ को बहुत हद तक कम किया जाता है। नई टेक्नोलॉजीज में मुसलसल इजाफे के साथ मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान बगैर ड्राइवर डिलीवरी के शोबे में क्या मुमकिन तावन हो सकता है? दरअसल मैं उभरती हुई मार्केट या एक उभरते हुए खित्ते में बगैर ड्राइवर मसनूआत की तोसी के हवाले से काफी पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन ये अब भी निस्बतन इब्तदाई मरहले में है। अगर इस मरहले पर लॉजिस्टिक्स या तरसील के लिए खुद कार ड्राइविंग की नई मसनूआत मौजूद हों और सारफीन के साथ राब्ता भी हो तो इससे सारफीन के एतमाद में इजाफा हो सकता है। अगर पाकिस्तान बगैर ड्राइवर डिलीवरी करना चाहता है तो हो सकता है कि हम सबसे पहले सड़क के हालात के मुताबिक सेंटीमीटर लेवल के हाई रेजोल्यूशन नक्शे बनाएं। तब बुनियादी ढांचे की तकमील के बाद हम बगैर ड्राइवर डिलीवरी के पायलट मंसूबे चलाएंगे। हाल ही में बैदू नेटवर्क की कामयाबी हमारी पोजीशनिंग की दुरुस्ती को बेहतर बनाने में बहुत मददगार रही है। फिर जहां तक मुझे मालूम है, पाकिस्तान चीन का बैदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी BDS इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क है। बैदू टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर दर हकीकत ये पाकिस्तान में बगैर ड्राइवर डिलीवरी को फरोग देगा। लाइक यूनिवर्सिटी में, पार्क्स में, हॉस्पिटल्स में, इन दिनों के अंदर जहाँ जहाँ भी विजिट हुआ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अनमैन्ड शॉप्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी शॉप्स बनी हैं। यू हैव टू जस्ट स्कैन, आपने QR कोड स्कैन किया, पेमेंट की और आपकी चीज़ नीचे आ गई, आपने वो उठाई और चले गए। मैं ये प्रेफर करूँगा कि साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे ये लैंड स्लाइडिंग का बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह अभी फ्लड एक डिज़ास्टर है, इसी तरह बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिनको मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए ये एक बेहतरीन सोर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं।
पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।